नमस्कार, डीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि एक बार फिर से कोरोना का कहर बरतना शुरू हो गया है। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। राहत की बात यह है कि इस बार का जो कोरोना है, इस बार का जो वेरिएंट है, वो इतना खतरनाक नहीं है। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग आईसीयू पे नहीं जा रहे हैं और कमोवेश जल्दी यानी 5-7 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। मृत्यु की दर कम है, लेकिन इसके बाद भी हम सहज और सरल नहीं हो सकते हैं, हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे ये लग रहा है कि संक्रमण का प्रसार ज़्यादा है, संक्रमण की जो दर है वो ज़्यादा है और ये लगातार लोगों को चपेट में ले रही है। हालात ये बन रही है कि कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी रात 11 बजे से कर्फ्यू है और दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हज़ारों की संख्या में रोज़ नए मरीज आ रहे हैं। तो चिंता का विषय तो है, चूँकि हमने 2 बार कोरोना की लहर देखी है और जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो बहुत खतरनाक थी। वो भविष्यिका को हमने देखा है, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, दवाइयों की कमी, लोगों का मरना, चिताओं को नदियों में फेंकना, जलाने के लिए जगह नहीं होना, शमशान घाटों में लोगों की भीड़, कब्रिस्तानों में जगह का अभाव, ये सब हमने देखा है। लोग अनाथ हुए हैं, लोगों के माँ बाप चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चे आज भी बड़ी बुरी स्थिति में घूम रहे हैं, उनके पिता को, माता को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली। तो हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वो मंजर हमारे सामने आए, फिर से वो दहशतगर्दी हमारे सामने आए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें और हमारी जागरूकता बढ़े। इसी जागरूकता के लिए हम जानने के लिए कि क्या सावधानियां होनी चाहिए और हमें इस कोरोना की ये तीसरी लहर जो हमारे भारत में आई है, हमारे शहर में आई है, इससे हम कैसे निपटें, इसी बात के लिए मेरे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर सलील भार्गव साहब मौजूद हैं। आप उनके बारे में बहुत भली बात ही हमारे डीएनए न्यूज़ के दर्शक परिचित हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर श्वसन तंत्र के विशेषज्ञ हैं और पिछली 2 लहरों में उन्होंने हज़ारों कोरोना मरीजों का इलाज किया है, आज भी कर रहे हैं। उनके अस्पतालों में अभी भी कोरोना मरीज, लगभग 60 के करीब कोरोना मरीज उनके अस्पतालों में भर्ती है, जिसका वो इलाज करके यहाँ आए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर भार्गव। नमस्कार सर। डॉक्टर भार्गव, पहले तो मेरी सबसे पहली जिज्ञासा तो ये है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि ये डेल्टा है और ओमिक्रॉन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या अंतर होता है? आपने वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। डेल्टा और ओमिक्रॉन ये कोरोना वायरस जो है इसके वेरिएंट हैं। एक एस जीन होती है, वो ड्रॉप आउट होती है, तो उसमें जो कोरोना है वो ओमिक्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। उसका एक वेरिएशन जो है डेल्टा से ओमिक्रॉन में। खैर, हमको उसको जीन से या उसके देख रखाव से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा मतलब ये था कि ये परेशानी क्या क्रिएट कर रहा है, म्यूटेशन मतलब उसका। मैं जानना चाह रहा हूँ कि डेल्टा ज़्यादा खतरनाक है या ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक है? जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि जब कोई वेरिएंट आता है तो वो पिछली जो परेशानियां उस वायरस ने झेली हैं उससे वो लड़ने के नए तरीके निकाल के आता है। जो दवाइयां जो उसको दी गई थी उससे रेजिस्टेंस लेके आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग, जो फ़र्क आ रहा है लक्षणों में, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। लक्षणों में ये फ़र्क आ रहा है मेनली कि बॉडी एक, शरीर में दर्द होना, हाथ पैर दुखना और कमज़ोरी। ये जो पुरानी कहानी थी कोरोना वायरस के साथ में, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, ये ऐड और हो गई हैं 2-3 चीज़। तो ये 2 चीज़ के कारण हम यदि पकड़ सकें तो पकड़ सकते हैं कि ओमिक्रॉन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग अभी तक कैसे पकड़ रहे थे कि कोई विदेश से आ रहा है, अमेरिका से आया, सऊदी से आया, या और बहुत सारे जो देश जहाँ पे था, ये अफ्रीका जहाँ से चालू हुआ था, तो हमारे दिमाग में डाउट हो रहा था कि ये ओमिक्रॉन तो नहीं है। ये खाली फ़र्क हम लोगों को 2 चीज़ पकड़ रहे थे हम लोग। तो खतरनाक इसमें अगर ये माना जाए तो डेल्टा खतरनाक है ओमिक्रॉन की तुलना में? अभी तक जिन देशों से ये लहर होके निकल गई ओमिक्रॉन की, सबसे पहले आई थी अफ्रीका में और आज मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वो लहर ख़त्म हो रही है। अमेरिका में चल रही है, करीब करीब ख़त्म होने की ओर अग्रसर हो रही है। यूरोप में हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में चल चुकी है और हमारे देश में दस्तक दे रही है। ऑलमोस्ट सुबगाहट जिसे कहते हैं ना, सूरज उगने वाला होता है, वैसे वाली शेप में हम दिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड वेव में ओमिक्रॉन की। तो इंडिया में हमारी मुसीबत सबसे अलग है। आपने देखा होगा, मैं एक मैसेज पढ़ रहा था कि 15 देशों के बराबर मिलके तो हमारी जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या के नंबर,
हमारे अपने जीन्स, इंडिया के लोगों के जीन्स, अपना रहन सहन, स्टाइल, वैक्सीनेशन, तौर तरीके थोड़े से हम अलग हैं। तो हमारे साथ ये किस तरह का व्यवहार करेगा ओमिक्रॉन, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि कितना खतरनाक है, यदि हम जिन देशों में निकल चुका है, यदि उनके स्टडीज़ का अध्ययन करें या जो उनमें लोगों के स्टैटिस्टिक्स निकल के आई है, लकीली बीमार हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक तो फैलता बहुत तेज़ी से, 3 से 5 गुना स्पीड से बढ़ता है। हाँ, अब कल हमारे पास जो थे वो 319 थे, आज 512 निकल गए जी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराया, हाँ, जिन्होंने टेस्ट कराया। तो ये स्पीड, इसकी फैलने की स्पीड बहुत है। तो ये स्पीड से आप देखेंगे कि इंदौर में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में ये फैलेगा और तेज़ी से फैलेगा, यदि हम लोग रुकेंगे नहीं तो, यदि हम बाकी चीज़ जो अपन बात करेंगे उसका पालन नहीं करेंगे। तो एक तो ये मुद्दा है कि बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके लक्षण थोड़े से अलग हैं, जैसा मैंने आपको बताया। शरीर में दर्द, एक बार फिर से लक्षण दोहराना चाहूंगा, शरीर में दर्द होगा, हल्का सा बुखार होगा, सर्दी जुकाम खांसी और बॉडी एक और वीकनेस, ये थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं। पिछली बार हमने जो देखा था, सांस की तकलीफ और निमोनिया जो होना है वो इसमें, लंग्स पे प्रभाव, फेफड़े खराब हो रहे थे, फेफड़े प्रभावित हो रहे थे, चेस्ट, वो नहीं होगा इसमें। वो इसमें होगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा सा कम होगा। नहीं, कहा जा रहा है कि ये गले के नीचे नहीं जाता, नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं जरूर, बट आपको मालूम नहीं क्या। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था शायद, कहा गया कि गले के नीचे नहीं जाएगा। गले के नीचे कम, एयरवेज जो कहते हैं हमारे, उसके नीचे वही पकड़ में आ जाता है, उसके नीचे नहीं गया, तो निमोनिया जैसा लक्षण कम दिख रहे हैं। तो इसलिए आईसीयू में जाने की नौबत शायद कम आए और मृत्यु दर भी कम हो सकती है, क्योंकि आईसीयू में जब लोग जाते हैं तो उसमें से 10% की डेथ्स होती है, वो चाहे किसी भी तरीके से पहुंच रहे हों। तो इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है, आएगा, इन्फेक्शन होगा, सांस का असर भी हो सकता है हल्का। मुसीबत किन लोगों की आनी है? जो पहले से ही बीमार हैं, जैसे सांस की बीमारी, जैसे सीओपीडी बोलते हैं, अस्थमा वाले, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनकी कोई किडनी बदली हुई है, या किसी को लकवा हुआ है, जो पहले बुजुर्ग आदमी, कैंसर, टीबी, तो जो लोग पहले से ही बीमार हैं उन पे इसका थोड़ा सा भी असर उनको ज़्यादा असर दे देगा और वो थोड़े से परेशानी में आएंगे। तो ऐसे लोग जिनको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, उन लोगों को तो अलर्ट रहना है और वैक्सीनेशन का अपना डोज जरूर ले ले, अभी भी जिन्होंने नहीं लिया। ज़्यादातर लोगों को सेकंड डोज लग गया है, पर मैं उस पर बात करूं उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये आपने ओमिक्रॉन के बारे में काफ़ी विस्तार से बता दिया, लेकिन अभी चूंकि वो सीक्वेंस नहीं हो रही है, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये डेल्टा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेल्टा के मरीज ज़्यादा है, ओमिक्रॉन के कम है। इंदौर के अगर संदर्भ में बात करें तो डेल्टा वो पुराना वाला ही डेल्टा है जो हमको परेशान करता रहता है। जी जी जी, पुराना वाला डेल्टा है, लेकिन उस डेल्टा में क्या हो गया कि हम सबके शरीर में इम्यूनिटी बन चुकी है, हम लोग वैक्सीन लगवाने से उस डेल्टा के अटैक से बच रहे हैं। आपने देखा ना, हम 3-4 महीने शांति से निकाल दिए हम लोगों ने, बाजार में भी गए, मॉल में भी गए, खाया पिया सब किया, दिवाली मना ली, दिसंबर मना लिया, शादियां खूब हमने बहुत उत्साह से करी, तो पूरे महीने सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि आप लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और बॉडी इम्यूनिटी बन गई थी। तो डेल्टा के अगेंस्ट तो हमारे पास एंटीबॉडी थी, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो वैक्सीन लगाया, जो एंटीबॉडी थी, उसका स्तर एक हद तक बना हुआ था। अब ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कैसा रिएक्शन करेगी हमारी बॉडी, ये देखने वाली बात है, और इसके आधार पर तय होगा कि ये लहर हमको कितना हिट करती है। ओमिक्रॉन के बारे में एक अच्छी बात ही सुनने में आ रही है कि साहब ओमिक्रॉन अपने आप में नेचुरल जो है वो एंटीबॉडी है। अगर ओमिक्रॉन हो जाए 4-5 दिन में ठीक हो जाए, ये भी कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के बारे में, कितना सही मुझे नहीं पता, कि 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर ये ठीक हो जाए तो हमको एक एंटीबॉडी मिल जाएगा, क्या ये सच है? और कोरोना की समाप्ति की घोषणा भी WHO के वैज्ञानिकों ने और की है कि इसके बाद कोरोना की समाप्ति भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ओमिक्रॉन चूंकि अपने आप में एक नया वेरिएंट है, ये भी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और आपको डैमेज कम करेगा, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। मैंने जैसा बोला कि आगे आने वाला वक्त, कोरोना के बारे में हमेशा से एक डिस्क्लेमर रहता है कि आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा बिहेव करता है या क्या होने वाला है। बट हाँ, ये काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, WHO और काफ़ी बड़ी संस्थाओं ने बोला है कि इससे जो एंटीबॉडी बन जाएगी, हो सकता है कि ये कोविड की समाप्ति का एक सिरा आ जाए या कोना आ जाए, जहाँ पर चूंकि एंटीबॉडी बन जाएगी और डैमेज कम करेगा, तो हम शायद कोने पर पहुंच जाएंगे। और चूंकि ये फैलेगा सब में, इसलिए पूरे शहर, पूरे देश के देश इससे इन्फेक्ट होंगे, एंटीबॉडी बनेगी और शायद इस एपिडेमिक का अंत हो सकता है। अब सर, सावधानी क्या बरतें हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो? 3 सावधानियां तो मोटे तौर पे आप हमेशा से बता रहे हैं, और अब आप बच्चों तक को रट गया है कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है और एक दूरी बना के रखनी है। इसके अलावा और क्या सावधानियां? देखिए, मैं हमेशा जो बात करता हूँ, आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है। मैं एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज पढ़ रहा था, मैसेजेस बड़े बड़े अच्छे आते हैं।
कि अस्पताल बना देना, वेंटिलेटर लगाने से कोरोना का डर खत्म नहीं होगा, कोरोना की परेशानी खत्म, परेशानी तो खत्म, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी जब तक आपको इन्फेक्शन नहीं है, आप अस्पताल और डॉक्टरों के हाथ में नहीं आए हैं। लेकिन एक बार इन्फेक्शन हुआ तो फिर नेचुरली आपको बीमारी भी होगी, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा और कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ेगा। तो आप रोक यहीं सकते हो। तो आज भी नंबर 1 पे मास्क हमारा महत्वपूर्ण है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगाएं, जो ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। खासकर वो सीनियर सिटीजन्स और जो कोमॉर्बिडिटी वाले मैंने जो लोग बोले, यदि वो घर से कम निकलेंगे, आप किटी पार्टी में नहीं जाएं, जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करें। तो हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है। और हमारे इंदौर के प्रशासन ने, मैंने देखी थी जिद यहाँ के लोगों में, अधिकारियों में, कि टीके लगवाएंगे, और हम नंबर 1 रहे इंदौर में। टीके लग गए तो टीके से जो इम्यूनिटी आ गई, वैक्सीनेशन से, वो हमारे बहुत काम की है। अभी भी कुछ लोग जो छूटे हुए हैं वो लगवा लें, क्योंकि उसका जो फायदा, बच्चे मैंने देख रहा हूँ बड़े शौक से लगवा रहे हैं, जाके हिम्मत से लगवा रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है बच्चों में। वो बच्चे सुबह से पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं कि हमको इंजेक्शन लगने वाला, आप आइए, क्योंकि बिना पेरेंट्स के इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। तो वो बुला रहे हैं और बहुत उत्साह और खुशी लगवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ मिलने वाली है, इसका हमको फ़ायदा उठाना है। मास्क लगा के बचें, टीका लगवा के इम्यूनिटी डेवलप करें। और यदि ये करेंगे, अभी हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी जो बूस्टर डोज, या एक दूसरा नाम उसको दिया गया है, वो भी लगने की संभावना दिख रही है। वो भी शायद जल्दी चालू हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो लहर आने के पहले यदि वो चालू हो जाएगा, उसका भी हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो मास्क लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। बट इसके अलावा अपनी बॉडी इम्यूनिटी को भी बढ़ाइए ना। बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन सी खाने से, विटामिन डी खाने से, प्रतिदिन व्यायाम करने से, प्राणायाम करिए, पैदल घूमिए, ये सब तो करिए। यदि आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है, सपोज करिए किसी को डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल कर लें। यदि अस्थमा है तो अपने पंप लेके उसको कंट्रोल करें। हार्ट की बीमारी है तो अपनी गोलियां खाएं। तो आप यदि उस टाइम कम से कम नेग्लिजेंस, अगले 3 महीने मान के चलिए कि इस बीमारी का कम से कम अंत होने की संभावना दिख रही है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च हम यदि अपनी फिटनेस को जिंदगी की बेस्ट फिटनेस पे ले जाएंगे। और हमें जो पुरानी बीमारी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसकी दवाइयाँ प्रॉपर समय पे लेते रहे, ताकि वो बढ़े नहीं दवाइयाँ और वो कंट्रोल में रहे, तो एकदम अटैक होगा तो भी आप निकल जाएंगे। क्योंकि इन्फेक्शन होना आपके हाथ में है, आप रोक सकते हैं। आपने वैक्सीन लगाया तो डिजीज सीवियर नहीं होगी, इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिसको कि कोविड हो रहा है, तो वो आपको देगा जरूर। तो आपको ये देखना है कि आपने मास्क लगा के उससे इन्फेक्शन नहीं लिया तो बच गए, और आ ही गया तो फिर आप अपनी इम्यूनिटी से जीत पाएंगे, इलाज से जीत के निकल पाएंगे। अब बात आती है इलाज की। वैसे तो कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी माफ़ करें डॉक्टर साहब, लोगों के लाखों रुपए के बिल बने हैं अस्पतालों में, और ये कैसे बने, कौन सी दवाई दी गई, भगवान जाने, वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, बॉडी एक होता है, बदन में दर्द जिसको आप कहते हैं, कमज़ोरी लगती है, बुखार आता है, और सर्दी जुकाम, गले में खराश, इस तरह के लक्षण, तो शुरुआती तौर पे मालूम पड़ते ही है। वैसे तो नियम तो यही है कि डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह से दवाई लें, लेकिन फिर भी क्या शुरुआत कर देना चाहिए? मैंने आपको जैसा बोला कि ज़्यादातर लोगों के हाथ पैर टूटना, गला ख़राब होना, ये 2-3 लक्षण मुख्यतः मिलेंगे शुरू में। तो पैरासीटामॉल की गोली, यदि आप रात को 10 बजे आपको परेशानी आ गई और आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, एक सिंपल पैरासीटामॉल की गोली तो ले सकते हैं, लेकिन अगले दिन अपने डॉक्टर से बात करें। घरों में क्रोसिन रहती है, कालपॉल वगैरह होती है, वो खा लें, बट अगले दिन अपने डॉक्टर से, मैं बात इसलिए करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं उसके आगे कोई परेशानी तो नहीं दिख रही। वो डॉक्टर साहब आपका चेस्ट भी देख लेंगे, उसमें कहीं निमोनिया के लक्षण तो चालू नहीं हो गए, या 2-3 दिन बाद चालू तो नहीं हो गए। उनको डाउट होगा, आपसे पूछेंगे आप कहाँ गए थे, साहब मैं पूना गया था, मैं नागपुर गया था, मैं महाराष्ट्र गया था, या ऐसी जगह से आप कहीं से आ रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फिर हम कोविड सस्पेक्ट करके आपके RT-PCR करा लेंगे। RT-PCR कराने से डरना नहीं है हमको, उसके 2 फायदे हम लेते हैं। एक तो आपको यदि बीमारी है तो आप अपने घर में क्वारंटाइन हो जाएंगे, या ज़्यादा है तो अस्पताल में आ जाएंगे। प्लस आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवारजनों को भी तो सेव करते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी तो आप सेव करते हैं, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और इलाज का जहाँ तक सवाल है, फिर उसके बाद यदि सर्दी जुकाम खांसी है तो एंटी एलर्जिक दी जाती है। एंटीबायोटिक का उपयोग डॉक्टर फिर ज़रूरत देख के, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या और अन्य कोई परेशानियाँ हैं, तो उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक और बाकी इलाज किया जाता है। लेकिन सिंपल गर्म पानी पीने में तो कोई तकलीफ नहीं। गर्म पानी से, अब हम बोलते ही हैं कि गला हमारा स्टरलाइज हो जाएगा, तो आप गर्म पानी पी सकते हैं। आप किसी चीज़ का स्टीम यदि आप लेते हैं, विक्स की भाप या इसमें की किसी चीज़ की भाप आपको लगती है कि आप बेटर महसूस, वो ले लीजिए। तो उससे हमारे कहीं ना कहीं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें वायरसेस ख़त्म होते हैं और वो नीचे जाने से उतरते हैं। तो घरेलू उपचार भी शुरू में कर सकते हैं।
ये घरेलू उपचार आपको सिंपल काफी मदद करेंगे जी। और इससे आपको एक प्राइमरी राहत मिल जाएगी और बाद में फिर चिकित्सक को दिखा लें दूसरे तीसरे दिन और उनकी राय अजमाएं, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको कोई दूसरी बीमारियां हो जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया और उसकी वजह से आपको ऐसी स्थिति पड़े कि अस्पताल में भर्ती करना पड़े या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो ज़रूरी है कि आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। डॉक्टर साहब, इस बार कुछ शासन का रुख ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन इस बार लॉकडाउन की तरफ जाने का मन कम बना रहा है। कर्फ्यू रात में लगा दिया है, उसका तो मजाक भी बन रहा है कि भाई क्या कोरोना 11 बजे के बाद असर नहीं करता है क्या, घर बैठ जाता है जो भी वगैरह है, या 11 बजे के बाद ही निकलता है क्या। पर मैं उस चक्कर में नहीं जाता, शासन प्रशासन का निर्णय है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमने भयावहता देखी थी, क्या उस तरह की स्थितियाँ बनेंगी? सेकेंड वेव थोड़ी सी अलग किस्म की रही मेरे ख्याल से। हम सब लोगों की ज़िंदगी का एक ख़तरनाक हिस्सा रहा है, हम भूल नहीं पाएंगे उस मंजर को जो देखा है सब लोगों ने। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, डेथ्स भी हुई, अस्पताल भरे हुए थे, ऑक्सीजन का भी एक बार खौफ था कि कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। इस बार जिस तरीके से पेशेंट्स है, पेशेंट्स की पॉजिटिविटी तो आएगी, आपको नंबर शायद सेकेंड वेव से ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि RT-PCR करेंगे और वो पॉजिटिव निकलेंगे और उनको ठीक होने में टाइम लगता है, तो क्यूमुलेटिव नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन अस्पतालों में भर्ती की ज़रूरत पड़ने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी सी कमी दिख सकती है। ऐसी संभावना जो मैंने आपको 3-4 कंट्रीज़ के नाम बताए, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, उसको देखते हुए ऐसा हो सकता है कि ज़रूरत कम पड़े। और लोग जो लोगों में डर है, हाँ। वो भी अब कुछ कोरोना को लेकर कम हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि यार इसके साथ ही जीना है। दो चीज़ होती है साहब। सोनू निगम जो बड़े मशहूर गायक हैं, उन्होंने कहा कि अब ये कोरोना वोरोना से डरता नहीं, हम तो इसको साथ ही जीना सीख रहे हैं। जी, मैं लोगों की हिम्मत की तो दाद देना चाहूँगा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहें। मैंने आपको बोला, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप इन्फेक्शन से यदि अपने आप को बचा लेंगे तो वो आपके हाथ में है। इन्फेक्शन एक बार हुआ तो आप, मैं ऑटो पायलट मोड बोलता हूँ, फिर आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, फिर वहाँ इलाज होता है, फिर आपकी जाँच होती है और वो बीमारी किस तरफ चली जाती है किसी को नहीं मालूम है। तो हमको सबको केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है आप कोरोना से ना मरे, लेकिन आपको दूसरी परेशानियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका जो है हार्ट फेल हो जाए, आपका लीवर में तकलीफ हो जाए, तो आप चले तो जाएंगे। अब कारण कुछ भी रहे, कोरोना न रहे, कोई रहे, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि जो कोरोना है, ये इसको लेकर शासन प्रशासन की क्या तैयारी है? चूँकि आप मेडिकल कॉलेज में एक विभाग के अध्यक्ष हैं और एक अस्पताल के भी आप इंचार्ज रहे जब कोरोना पूरा हुआ, तो अब क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब हम ये तो सुन रहे हैं कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, वेंटिलेटर्स आ गए हैं, रेमडेसिविर जिसकी पहले बहुत हाहाकार मची थी, हालांकि WHO ने तो मना किया है कि रेमडेसिविर नहीं लगाना है, फिर भी पेशेंट खुद ही लेके आता था, साथ में 5 ले आऊँ, लगा दो। तो अब क्या स्थितियां हैं दवाइयों की, साधनों की, संसाधनों की? देखिए, सरकार ने पिछली जो हमने परिस्थितियां देखी या जो परेशानियां देखी, उसका अध्ययन भी किया और समझा। तो उसमें 2-3 मुख्य परेशानियां थी जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, ये कम पड़ा, ये चीज़ कम पड़ी। ये कम नहीं पड़ी, मरीज ज़्यादा हो गए। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। मतलब चीज़ें सारी थी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मरीज इतने ज़्यादा हो गए कि वो ऑक्सीजन उनके लिए कम पड़ने लग गई। और उसको देखते हुए करीब करीब इंदौर के सारे सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग गए। तो अब वहीं के वहीं वो जनरेट करते हैं। हमारी मुसीबत क्या आ रही थी कि लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक लगे थे, उसको बाहर से लाना पड़ रहा था। वो तो सुविधा बढ़ाई गई, वो टैंक्स अपनी जगह, उसके साथ और एड ऑन टैंक्स भी लग गए और एक्स्ट्रा टैंक्स भी लग गए, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लग गए, सिलेंडर्स की व्यवस्था कर ली। तो बैकअप अच्छा सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से कर लिया। जितने हमारे पलंग पिछली बार करे गए थे, तैयार रखे गए थे, उससे ज़्यादा अभी भी तैयार हैं। जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वो तैयार हैं, काफ़ी कुछ चालू हो गए और जैसे ही ज़रूरत पड़ती आएगी धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अस्पतालों के लोगों का डर खत्म हो गया। सबसे बड़ा डर था डॉक्टरों में भी, स्टाफ में भी, कि क्या होगा, वो डर थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब वो मरीजों को टेकअप करके उनका इलाज करने को तैयार है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये बताती है कि यदि पिछली बार की तरह भी भयावह लहर आई या उससे ज़्यादा भी आई, तो काफ़ी हद तक हमारा प्रशासन, हमारे मेडिकल सिस्टम, सरकारी प्राइवेट दोनों तैयार हैं। जहाँ तक दवाइयों का संबंध है, 1-2 नई दवाई आई हैं पिछली लहर के बाद, कितनी इफेक्टिव है वो वक्त एक नई दवाई का जिक्र चल रहा है कि वो
कैप्सूल है और वो 12 दिन तक खाना है, 12 घंटे से 8 दिन तक खाना है। एक एंटीवायरल ड्रग आई है मोलुनवीर करके, आई है नहीं, कोरोना की ड्रग टेबलेट आई है इसमें की, एक ही नहीं, एक तो ये आई और एक और 2-3 तरह की दवाइयाँ और भी आई है मार्केट। एक दवा वो आई थी जो जिसको दिया जाता था तो फेफड़े खुल जाते थे और उसका जी। शुगर लेवल बनने के बाद वो जो वहाँ ब्लॉक कर देता था, वो एक नई दवाई थी जो CHL में एक अस्पताल में दी गई थी, एक वृद्धा महिला को दी गई थी। तो इसमें की 3-4 दवाइयाँ आई हैं जो अलग अलग स्तर पे, जिनको कम बीमारी है, जिनको ज़्यादा बीमारी है, जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी है, वो सारी बीमारियों के हिसाब से दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो हमारे पास हमारे अस्त्र शस्त्र जो दवाइयों के रूप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। पर वो दवाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो मोलुनवीर, वो तो अभी सिर्फ एक ही अस्पताल में मिल रही है। मोलुनवीर अभी काफ़ी 13-14 कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पे परमिशन दी है, लेकिन उसको बहुत अर्ली केसेस में देना है, कितना काम करेगी अभी ये नहीं मालूम। तो उसको अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखेंगे। और जरूरत के हिसाब से इसलिए कर रहे हैं कि है ही नहीं दवाई, एक ही अस्पताल में मिल रही, बाकी जगह तो बाजार में दवाई नहीं है। आ गई दवाइयाँ काफ़ी सारी दवाइयाँ जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं ये अब बाजार में उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टरी की सलाह के अनुसार, समझने के अनुसार। तो जैसे मैंने आपको बोला, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल में इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें इसका काम कितना करेगी अभी नहीं मालूम है। तो लेकिन जो जानकारी है हमारे पास प्रोटोकॉल के हिसाब से वो दे रहे हैं। मैं आपको खाली ये बता रहा था कि देश विदेश हमारे रिसर्चिस्ट लगातार लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आएँ जिससे कि हमारे देशवासियों की जान बचाई जा सके। जान के अलावा बीमारी की सीवियरिटी को भी आप कम कर दें, उनके आप हॉस्पिटलाइजेशन को भी कम कर दें, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी कम कर दें, यही दवाइयों का उद्देश्य है। तो इन सब चीज़ों पे प्रयास रहते हैं। मैं प्रोटोकॉल्स की बात नहीं कर रहा, प्रोटोकॉल तो सरकार ने जो बनाए हैं हम लोग सब उसका पालन करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा प्रोटोकॉल तो सबके लिए होता है, लेकिन एक डॉक्टर को जब एक मरीज को हैंडल करता है तो उसको उस समय उस व्यक्ति की कंडीशंस के हिसाब से, उसकी उपलब्धता के हिसाब से दवाइयों को चूज़ करना पड़ता है, और वो हमारे पूरा पैकेज बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें लगती है। अब डायबिटीज़ है तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगी, आपने स्टेरॉइड्स देने की तो बता गई। आइसोलेशन का बहुत जिक्र हो रहा है कि भाई अगर दवाई आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें, वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं बहुत ज़्यादा कि कोई लक्षण ही नहीं आ रहे हैं और वो वायरस लेके घूम रहे हैं, लेकिन अगर आ जाए लक्षण तो आप आइसोलेशन, जो ये कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन को प्राथमिकता देनी है। चलिए, जिनके घर में सुविधा है तो वो कैसे होम आइसोलेशन का हम पालन करें, उसका प्रोटोकॉल क्या है, मैं चाहूँगा कि अपने हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति कहीं से ट्रैवल करके आया और हवाई जहाज में संपर्क हो गया और उसका टेस्ट किया तो मालूम पड़ा पॉजिटिव निकल आया। आपने पूछा आपको कोई तकलीफ है? नहीं साहब मेरे को तो कुछ भी नहीं है, बुखार भी नहीं है। तो अब उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करके हम अस्पताल का लोड नहीं बढ़ाना चाहते, बट उसको हम घर में रोकना इसलिए चाहते हैं, क्वारंटाइन जिसे वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे अब वो हमारी सोसाइटी में इन्फेक्शन नहीं फैलाए। या किसी को बहुत ही हल्के से लक्षण है, जैसे सर्दी जुकाम जैसा हल्का सा है, या हाथ पैर टूटना है और वो सेफ़ है, तो हम उसको क्वारंटाइन करना चाहते हैं। तो मामूली दवाइयों के साथ में, यदि उसके घर में उसके पास एक कमरा है जहाँ पे उसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम या एक सेपरेट उसके साथ एक सिस्टम है जहाँ पे वो बिना घर के अन्य लोगों के संपर्क में आए इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो उसको फिर जो टीम आती है, जो गवर्नमेंट की टीम है, वो जाके चेक कर लेती है कि हाँ ऐसा, अब एक ही कमरा है जिसमें 6 लोग रहते हैं, अब आप वहाँ कैसे होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसके घर में 3 कमरे हैं जहाँ वो अलग से एक आदमी रह सकता है, तो इसमें के पूरे रूल्स बने हैं, वो टीम आएगी, देखेगी और आपकी बीमारी के हिसाब से उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जाती है। उसको छोड़ा नहीं जाता, उससे लगातार संपर्क में रहता है हमारा सिस्टम, और ये पूछता रहता है आपको कोई तकलीफ। होम आइसोलेशन क्या करना है? आपको एक कमरे में बंद रहना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है, अपनी दवाइयाँ थोड़ी सी लेते रहें, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कपड़े वगैरह सब अलग धुलेंगे, आपका वॉशरूम अलग होगा। जी जी। आपको परिवार से कोई संपर्क नहीं, बाहर खाना रख देंगे, आप उठा लीजिए, खा लीजिए, और वो बर्तन आप खुद ही धो लीजिए, यही करना है। होम आइसोलेशन का प्रोटोकॉल यही है। मतलब बेसिक इसमें कहानी ये है कि हम मरीज को अस्पताल में नहीं रखते हुए उसको घर पे सेफली रखना चाहते हैं, जिससे वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाए। लेकिन वो घर में ना घूमे। घर में तो नहीं घूमना चाहिए, कम से कम 10 दिन, 8 से 10 दिन, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाए या सारे लक्षण ठीक हुए 5-6 दिन नहीं हो जाए तब तक नहीं, उसको, अब तो कहा जा रहा है 7 दिन में छोड़ देंगे। 7 से 10 दिन का रख रहे हैं। ओमिक्रॉन में थोड़ा जल्दी कई बार इंप्रूव हो रहे हैं, बट यदि हम थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए अपने, आप 7 दिन हो गए घर में घूम लो लेकिन बाहर मत निकलो, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है। मैंने आपने जो बात करी थी लॉकडाउन वाली बात, लॉकडाउन इलाज नहीं है। लॉकडाउन से वो लोग जो अच्छे हैं वो घर से बाहर निकल के इन्फेक्ट नहीं हो। चेन तोड़ना है, चेन को तोड़ना है, चेन को रोकना है। क्योंकि आप मानोगे नहीं, पहली लहर में हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाएं, क्या करें, लेकिन लॉकडाउन ने हमको टाइम दिया
समझने का टाइम दिया, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने का टाइम दिया, और उस बीमारी को एक हद तक आपने रोका है। उससे बीमारी थोड़ी ठीक होती है लॉकडाउन से। लॉकडाउन से आपको सिस्टम को संभलने में, रोकने में, नंबरों के मरीजों के प्रसार में, ये समझने में सुविधा मिलती है। तो लॉकडाउन अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारी दुनिया की और ज़िंदगी की गति भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो उसका एक बैलेंस बनाते हुए प्रशासन हमेशा निर्णय लेता है। पूरी कमेटी बनी है क्राइसिस मैनेजमेंट की, वो लोग ध्यान देते हैं क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, उसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको हमको पालन करना है, प्रोटोकॉल है जो साइंटिफिक है, इनफैक्ट साइंटिफिकली किया पिछली जाता है। बार साहब डॉक्टर साहब एक जो परेशानी देखने में आई थी कि लोग कोरोना के नाम से डरे हुए बहुत थे, भयभीत हो जाते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, और एक तरह से घबराहट होती थी, डर होता था। तो वो भी एक वजह थी कि बहुत सारे लोग कोरोना की दहशत में, घबराहट में चले गए। इस बार मुझे लगता है कि उस तरह का डर लोगों में नहीं है। कोरोना का, बीमारी का, घर में बंद होने का एक कारण जो रहा, साइकेट्रिक इलनेस भी इसके साथ जुड़ी हुई रही है, मनोवैज्ञानिक परेशानियां, तो वो भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। और आप सही कह रहे हैं, लोग थोड़े से अब हिम्मती हो गए हैं, लोगों ने देख लिया वो मंजर जिसे आपने वर्ड यूज़ किया, वो भी देख चुके हैं हम लोग। तो अब उससे हम बाहर निकल के आना चाह रहे हैं। हम लोग करेंगे अपना प्रयास कि हम इसको भी, इस सिस्टम को भी आगे, या इस तीसरी वेव के साथ भी आगे निकल जाए। तो ये तो ज़रूरी है कि हमारा हिम्मत बना के रखें। उस समय भी आप लोग कहते थे, मैं आपके बहुत सारे शो किए मैंने और दूसरे डॉक्टर्स के भी, वो कहते थे कि भाई मन से मत टूटना, मन मजबूत रखना। अगर मन को मजबूत नहीं रखा तो कोरोना फिर चढ़ाई कर देगा। तो अभी भी ये फार्मूला ज़रूरी है कि मन को मजबूत रखना है, और मन अगर आपने मजबूत नहीं रखा तो कोरोना चढ़ाई कर देगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, दवाइयाँ लेते रहें, प्राणायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, घूमने फिर जाएँ, वॉक करें, ताकि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाए। और अगर कोई लक्षण आपको दिख जाए तो आप होम आइसोलेशन कर लें। होम आइसोलेशन का मतलब होम आइसोलेशन, बिल्कुल एक कमरे में बंद हो जाए, अपने कपड़े, टॉवल, बर्तन सब अलग रखें, अपना टॉयलेट, अपना वॉशरूम सब अलग रखें, परिवार वालों को ना मिलें जुलें, ना उनको देखें, ना घर में घूमें। और यदि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अस्पताल जाएँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह लगातार लेते रहें। होम आइसोलेशन में भी डॉक्टरों के संपर्क में रहें। इस तरह के कोई लक्षण आते हैं आपके शरीर में, कोई दुखता है बॉडी में, या बुखार है, या कमज़ोरी है, छींकें आ रही हैं, जुकाम हो रहा है, गले में खराश है, तो डॉक्टर को दिखाएं। दवाइयों का जिक्र सर ने कर ही दिया है कि वो लेना चाहिए, भाप लें, गरारे करें, ये सब अपनी जगह पर है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क ज़रूर पहनें, लोगों से दूरी बना कर रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। डॉक्टर सलील भार्गव को हम फिर आमंत्रित करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कोरोना से जंग कैसे जीतना है, कैसे लड़ना है। धन्यवाद।